वेरी गुड आफ्टरनून सबको। वेलकम टू इंटर। सी आई एम गोइंग टू टीच यू, अगर किसी को नहीं पता, आई एम सी श्रुति अग्रवाल। वी आर गोइंग टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्टिंग टुगेदर। क्या पढ़ने वाले हम लोग? कॉस्टिंग। ऑफिशियल नाम उसके बहुत अलग अलग होते हैं, अपन उसको प्यार से बोलेंगे कॉस्टिंग। आप लोग को अकाउंट्स समझता है क्या? मतलब बचपन से अभी तक या 11-12 तुम्हारी जवानी से अभी तक जितना पढ़े हो उसमें आपको अकाउंट्स समझता है थोड़ा बहुत? तो कोई आंसर दे सकता है व्हाट इज अकाउंट्स? ऐसे मत करो यार, अभी पता चले तेजस सर को तो बहुत बुरा लगेगा, तुम अकाउंट्स का आंसर भी नहीं दे रहे हो। देखो अकाउंट्स अगर आपको थोड़ा बहुत समझता होगा तो मैं आपको लिंक करके दूंगी कॉस्टिंग से, इसलिए मैं पूछ रही हूँ अकाउंट्स क्या होता है। P&L, बैलेंस शीट, है ना। अकाउंट्स बोलो तो क्या इमेजिन होता है? कुछ तो दिखता होगा आपके सामने, तो बोल दो ना व्हाट इज अकाउंट्स। हाँ, वेरी गुड, अच्छा लगा, कुछ अच्छा आंसर सुन के। मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया था, मेरे को लगा था तुम लोग बोलोगे बैलेंस शीट एंड P&L। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, तो जो ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस में हो रहे हैं उसको आप अकाउंट्स बोलते हो क्या? क्योंकि आप उसको रिकॉर्ड करते हो, फिर आप उसकी ट्रायल बैलेंस बनाते हो, जर्नल एंट्री पास करते हो, राइट, लेजर्स बनाते हो, P&L बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आपके सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो। ये बात क्लियर है? इज दिस अ प्री एक्टिविटी या पोस्ट एक्टिविटी? प्री और पोस्ट समझते हो ना? कोई इवेंट के पहले की एक्टिविटी को हम प्री बोलेंगे, इवेंट के बाद की एक्टिविटी को हम पोस्ट। तो अकाउंट्स प्री एक्टिविटी होती है या पोस्ट एक्टिविटी होती है? पोस्ट एक्टिविटी होती है, पक्का? आपको ये समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कॉस्टिंग अलग टर्म्स है, मतलब प्लैनेट्स होते हैं, पता है अपने को। हर प्लैनेट पे ऑक्सीजन नहीं है, हर प्लैनेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वैसे ही अच्छी इतना साइंस में नहीं जाते हैं पर। अकाउंट्स कॉस्टिंग दोनों इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स है। आप अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट अगर कॉस्टिंग में लगाएंगे तो थोड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स के खुद के रूल्स है, वैसे ही कॉस्टिंग के खुद के रूल्स है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगी, एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे अपन। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज़ समझनी है कि कॉस्टिंग के अपने खुद के रूल से इट इज़ अ डिफरेंट प्लैनेट। अभी तक आप अकाउंट्स पढ़ते हो ना, तुम्हारे लिए कॉस्टिंग पहली बार है। फाउंडेशन में किया था पर वो तुच्छ सा था, इतू सा था, उसके अंदर कुछ था नहीं बेसिकली, और तुम लोगों ने कितने अच्छे से वो पढ़ा है वो भी मेरे को पता है। तो यहाँ पे कॉस्टिंग के खुद के रूल्स रहेंगे, अपने को वो फॉलो करना है। अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे आंसर्स भी सही नहीं आएंगे और हमारे मार्क्स भी नहीं आएंगे। ओके, अब आप मेरे को जितना समझता है कॉस्टिंग के बारे में बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्टिंग और व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉस्ट? कुछ तो बोलो, तुम लोग आंसर कर सकते हो, मैं देख लूंगी। यू कैन आंसर, आई विल ट्राई टू रीड योर आंसर्स पक्के से। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्टिंग? किया है ना फाउंडेशन में 1-2 टक्का, थोड़ा बहुत पढ़ा था। नहीं पढ़ा तो अपना दिमाग लगा के बताओ कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? खर्चा। बोल सकते हो अपने अपने आंसर्स, मैं लिख रही हूँ। वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। अभी अपन वो प्रवचन वाला सीन नहीं रखेंगे, मैं सिखाऊंगी तुम लिखोगे और तुम घर जाओगे, वो नहीं करते हम। थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखेंगे तो तुमको मजा आएगा। मेरा तो काम है मैं सिखा के चले जाऊंगी, तुम बोर हो जाओगे। उससे अच्छा थोड़ा आंसर्स दो तो इंटरैक्टिव रहेगा। चलो बताओ कॉस्ट का मतलब खर्चे के अलावा क्या होता है? कोई और एलैबोरेट कर सकता है इस वर्ड को, खर्चे को? मतलब आप आइसक्रीम खरीदने गए, आपने 10 रुपये उसको पे किए, तो वो आपके लिए कॉस्ट हो गया, है ना। ये आपने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जब तक आप बच्चे थे। अब जब हम कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपको कौन बनना पड़ेगा? मैन्युफैक्चरर, मतलब आपका खुद का बिजनेस है। तो अब से मैं जब भी पूछूंगी कॉस्ट का मतलब, तो आप किसके हिसाब से बोलोगे? खुद का बिजनेस है। ऐसे इमेजिन करो कि तुम कौन एक बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े आदमी, वेरी बिग पर्सन ना। तो रुको, ये बिग थोड़ा बिग हो गया है, अब ठीक है। यू आर अ वेरी बिग पर्सन ना, एंड आप क्या बन गए हो? एक मैन्युफैक्चरर बन गए हो। अब आप मेरे को कॉस्ट का मतलब समझाओगे। अभी तक हम कंज्यूमर के हिसाब से कॉस्ट समझ रहे थे, राइट, जो आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था, थियोरी ऑफ प्रोडक्शन, थियोरी ऑफ कॉस्ट, धुंधला धुंधला सा याद है ना। तो उसके अंदर भी जब हम पढ़ रहे थे हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे, बट अभी हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे?
मैन्युफैक्चर, कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर, बात सही है, लेकिन अब मेरे को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करो तुम कि तुम्हारा खुद का बिजनेस है। अब मेरे को बताओ कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, लिख तो देती हूँ मैं, इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर जो नॉन मॉनेटरी कॉस्ट है वो नहीं आएगी क्या? नॉन मॉनेटरी कॉस्ट नहीं आएगी क्या? चलो हम बहुत डिटेल में चले गए, थोड़ा सा बैकफुट आते, पीछे आते थोड़ा सा। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। क्या मतलब होता है जो तुम लोगों ने बोला एक्सपेंडिचर, बट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अभी बनाने वाले के, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये बेसिक एक टर्म, एक वर्ड में डिफाइन किया है मैंने कॉस्ट को। बहुत लंबा है ये तो सिलेबस, पर एक टर्म में मैंने डिफाइन किया। अब मेरे को बताओ हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट वी शुड नो वाई आर वी स्टडिंग, मतलब उसका इंपॉर्टेंस क्या है। मार्क्स गेन करने के अलावा, पास होने के अलावा आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो, क्यों हमारे सिलेबस में ये सब्जेक्ट आया होगा, वो भी इतना इम्पोर्टेंट आया, इतना इम्पोर्टेंट आया। मार्क्स, वेटेज, वो सब मैं लेटर ऑन बात करूंगी, वो सब बहुत बात की बात है। पहले इसका इम्पोर्टेंस समझ लो कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे क्यों हो। कॉस्टिंग मतलब क्या उखाड़ लोगे पढ़ के, क्या होने वाला है पढ़ के, मेरा मतलब था। ठीक है, अगर हमको मैन्युफैक्चरर बनना है तो हमको काम का है। अभी यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं जिनको करनी है जॉब, फिर तुम क्या कर लोगे कॉस्टिंग पढ़ के? तुम्हारे लिए तो मार्क्स ही है ना सर, तुम क्या कर लोगे ये पढ़ के? अच्छा, अभी ऐसे कभी अभी से तक तुमने किया है क्या, उतना दिमाग चला है क्या? मतलब अगर ऐसे किया है तो आप सही दिशा पे हो। आप देखोगे, या तो स्कूल में हम तो ऐसे ही करते थे। मेरे लिए कॉस्टिंग, जब मैं सब्जेक्ट में जाने से पहले की बात कर रही हूँ, हम देखते थे कितने बच्चे हैं क्लास में, फिर हम एक एस्टिमेट ऑफ फीस लगाते थे, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते थे, फिर हम देखते थे यार ये कितना प्रॉफिट कमा रहा है ये। अगर फिर हम क्या अंदाज़ा लगाते थे, मैं आपको मेरी कहानियाँ बता रही हूँ। हम जब 11th में थे, 12th में थे, रादर स्कूल में तो ज़्यादा करने के, क्योंकि कितने बच्चे होते हैं ना, वो इतना सा फीस लेते सबसे। हमारे टाइम पे फीस कम थी, फिर भी मतलब हार्डली 500,000 रुपीज़। तुम्हारे टाइम पे वो लैक्स हो गई है फॉर द होल ईयर। तो उसको हम बच्चों से मल्टीप्लाई करते थे, फिर इनका खर्चा होता ही क्या होगा यार, स्कूल देता ही क्या है हमको, कुछ ही तो नहीं देता है, कुछ ही खर्चा नहीं है। तो ये जो कॉस्ट वाला टर्म है ना, वो आप बाय डिफ़ॉल्ट बचपन से लगाते आ रहे हो किसी ना किसी चीज़ के लिए। आप कुछ खरीदने जाते हो तो उसका वर्थ निकालते, मतलब लेट्स से यू आर नॉट कैलकुलेटिंग, बट आप उसका अंदाज़ा लगाते हो ना, ये वर्थ ही नहीं है, हमको लगता ही नहीं इस पर खर्चा करना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, एक मन में कॉस्ट का क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो कि वो आपको उतना उसका बेनिफिट मिलने वाला है क्या, राइट? ठीक है, अब मेरे को बताएंगे कॉस्टिंग के दो जगह इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। एक है मैन्युफैक्चरर। ऑफकोर्स आपको ये सब्जेक्ट आना ही चाहिए, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, यू आर जीरो। आप बिजनेस चला भी लोगे तो डुबा दोगे, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको कॉस्टिंग ही नहीं समझेगा तो आप क्या सब लुटा दोगे आपके लोगों पे, बराबर है। प्रॉफिट तो अर्न होने से रहा। जो लोग को जॉब करना है, तुमको इसका क्या मतलब है, वाई आर यू स्टडिंग दिस सब्जेक्ट एक्सेप्ट फॉर मार्क्स? क्या मार्केट? बोलना, पूरा बोलना, प्रॉब्लम। ठीक है, तुमने एक तीसरा एस्पेक्ट निकाला, अपने खुद की लाइफ के लिए प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, हमारे घर का खर्चा कितना चल रहा है वो सब। ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ ये टू गाइड द बिजनेसमैन। वेरी गुड, आज बड़े आंसर दे रहे हो तुम। यार तुम जॉब कर रहे हो तो तुमको पैसा मिल रहा है काम करने का ना, तो क्या काम करने वाले हो तुमको ये काम होता है, तुमको कॉस्टिंग का एनालिसिस, मतलब ये हर इंसान को जो प्रोफेशनल बन रहा है, तुमको ये बेसिक एनालिसिस आना चाहिए कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट में, बताती हूँ जब मैं जॉब कर रही थी, ये मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोफाइल था यहाँ पे, व्हेन आई वाज वर्किंग इन एन MNC। तब हम लोग का MNC को प्रोजेक्ट्स आते थे, ठीक है। वो प्रोजेक्ट के 3 लेवल्स होते थे चेक करने के लिए। एक उसका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आता था, वो एक लीगल डिपार्टमेंट में आता था, और एक वो लेबर डिपार्टमेंट मतलब सारे लोग अवेलेबल है क्या, ये सब फालतू सा चेक था। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का क्या काम था, चेक करना। आई वॉज होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते थे, हमको एनालाइज करना पड़ता था कि ये जो प्रोजेक्ट से हमको पैसा मिल रहा है,
कॉस्ट कितना लग रहा है, ये सब शीट बन के आती थी। तुम बेटा प्रोफेशनल होने वाले हो, तुमको ये सब बनाते नहीं बैठना है, क्लरिकल काम नहीं होता है। तुमको इसको सिर्फ क्या करना होता है, एक बटन अप्रूव या रिजेक्ट, बस इतना ही काम होता था। लेकिन उसके पीछे बहुत कैलकुलेशंस रहते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट इतना है, अब ये अप्रूवल्स आते हैं, ये रिक्वेस्ट कहाँ से आती होगी, ये रिक्वेस्ट सामने वाली कंपनी भेजती है ना कि हमको तुम्हारे कंपनी से ये सर्विसेज चाहिए, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू दिस मैनी डॉलर्स या दिस मैनी लैक्स, जो भी है रुपीज़ या डॉलर्स में उनका होता था। तो अभी हमको ये समझना पड़ेगा ना कि हमारा कॉस्ट कितना है। मैं यूं ही अप्रूव कर सकती थी क्या, जाती थी जॉब, नुकसान में अगर कंपनी जा रही है तो मेरे पे वार्निंग आएगी, राइट। तो हमको ये अप्रूव करने से पहले देखना पड़ता था कि वो तो बोल दिया कि तुमको इसका मिलेगा $100, हमको देखना पड़ेगा ना कि उसके पीछे हमारे लेबर का कितना कॉस्ट है, मटेरियल का कितना कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना कॉस्ट है, हम उस पर कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। पता चले इसमें हम हार्डली $1 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं है ये चीज़ का, क्योंकि कंपनी को खुद के प्रॉफिट मार्जिन सेट रहते हैं, उसके नीचे आप नहीं जा सकते। उसके नीचे अगर आप जा रहे हो मतलब आप बहुत चीप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपकी प्रॉफिट। ये सब करने के लिए हमको किसका नॉलेज चाहिए, कॉस्टिंग का। ज़रूरी नहीं है आप भी यही जॉब प्रोफाइल में आएंगे, पर आप जो भी जॉब प्रोफाइल में आएंगे, कॉस्टिंग इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू रिक्वायर होल ऑफ योर लाइफ। जो अभी इसने भी बताया था, आपके बेसिकली लाइफ में हर जगह इंपॉर्टेंस आने वाला है। नहीं तो आप एकदम ढो जैसे हो जाओगे, आपको कंसल्टेंट रखने पड़ेगा, यार बताना इधर पैसा डालूँ क्या, बताना ये करूँ कि, ये तुमको लोगों को रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आइडियली तुम जो पढ़ाई कर रहे हो उसका तुम प्रैक्टिकली नॉलेज लोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू नीड एनीवन टू डू एनी ऑफ दिस। ये आपको खुद आना चाहिए ना, आपको शर्म नहीं आएगी आप दूसरों को बोलोगे मेरी टैक्स रिटर्न फाइल कर दे, आनी चाहिए ना। आप दूसरों को अगर कॉस्टिंग का रिपोर्ट बनाने बोल रहे हो तो यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, क्या पढ़ाई की आप लोगों ने। एंड दैट इज व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ मैन्युफैक्चरर। या आपको आगे, क्योंकि बहुत बच्चों का, मैंने क्यों इस पर इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत बच्चों का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमको थोड़ी बिजनेस करना है, हम तो जॉब करेंगे, हमको सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना है। मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, ये सब्जेक्ट को आप कैसे करोगे, फील करके पढ़ोगे। सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ोगे क्या, देखो अगर पढ़ने के लिए पढ़ोगे तो आप फेल हो जाओगे। बोलो आप लोग फील करके पढ़ोगे इसको, यार तुम इधर उधर कुछ भी फील कर लेते हो, मेरे सब्जेक्ट से क्या है मतलब वो सब फील करने से अच्छा कॉस्टिंग को फील कर लो। कॉस्टिंग को फील करोगे तो उसमें से मार्क्स भी आएंगे, गिव एंड टेक होता है ना, तो सब्जेक्ट को थोड़ा देना भी पड़ेगा अगर उधर से आपको क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। क्लियर, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब लेट्स से वी आर मेकिंग अ, क्या बनाना चाहते हो, पेन, बॉल पेन। लेट्स से वी आर मेकिंग अ पेन। अभी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। अब मेरे को आप बताओ पेन बनाने के लिए कॉस्ट क्या क्या हो सकता है, क्या, इंक, प्लास्टिक, ओके, ठीक है, बस बन गया पेन। फिर बोलो ना यार, नहीं तो मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर हो गया ना, बोल दिया इलेक्ट्रिसिटी, और बन गया पेन। लग तो रहा है बन गया पेन, नहीं मेरे को लगा तुम सब हवे में पेन बनाने वाले हो यार जगह तो लगेगी ना ये सब रखने के लिए, जगह जो भी है उसका रेंट पकड़ लो, रेंट, राइट, और ट्रांसपोर्ट, गुड, रेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन लिख देती हूँ मैं, करेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी खर्चा होता है ना, रिसीट्स पाड़ना, और हाँ वेरी गुड, यही सुनना चाहती थी मैं। मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के अलावा आज के तारीख में तो कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता है। एडवर्टीजमेंट इज लाइक द क्रक्स ऑफ एनी बिजनेस राइट नाउ, एनी बिजनेस। और हो गया खर्चा, सारे हो गए, अभी बन गया पेन आपका, पक्का, ठीक है। अब आपने जो बोला मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, कुछ आपको लगेगा मटेरियल, क्या लगेगा आपको, कुछ मटेरियल। मटेरियल के अंदर क्या आता है, प्लास्टिक, उसको कुछ और बोलते हैं पर अभी लेट्स से लेमन टर्म्स, अपने को सच में थोड़ी बनाना है तो हम उसको बोल देंगे प्लास्टिक। आपको कुछ प्लास्टिक लगेगा क्या, इधर ही हाईलाइट करते हैं। इसमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मटेरियल कॉस्ट के अंदर आ रही है, इंक, प्लास्टिक, निब, वो मैच नहीं है, मशीन है, हाँ वो, और कुछ नहीं आ रहा है,
मटेरियल कॉस्ट इतना ही है, हमने इतना मटेरियल मार्केट से जाके खरीद लिया। फिर हम क्या करेंगे उस पर मेरे को बताओ। उसके बाद आपको दो चीज़ें लगेगी, एक होता है लेबर, दूसरा होता है मशीनरी। करेक्ट है। लेबर मतलब वो लोग जिसको आपने एम्प्लॉय बनाया हुआ है काम करने के लिए, है ना। वो पेन को वो मेल्ट करेगा, खुद मेल्ट नहीं करते बैठेगा। अगर मशीन भी मेल्ट कर रही है तो कोई इंसान लगेगा क्या उसको हैंडल करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका लेबर। तो एक टाइप ऑफ खर्चा हो गया है मटेरियल, दूसरा टाइप ऑफ खर्चा लेबर, तीसरा टाइप ऑफ खर्चा एग्जैक्टली ये जो आपकी मशीनरी का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का है, रेंट का है, ये सारा खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये सारा खर्चा भी लगेगा आपको। ये सबको साथ में बोलते हैं ओवरहेड्स। अभी मैं एक्चुअली ओवरहेड्स के डेफिनेशन में नहीं जा रही, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रहता है, पर अपन थोड़ी देर से समझेंगे उसको। तो ये सब कौन से खर्चे हैं आपके ओवरहेड्स। अब मैं आपको एक बात बताऊं, तो ये जो है ना आपका इंक, प्लास्टिक, इसको आपने मटेरियल बोल दिया है ना। अब आपका कॉस्टिंग के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग, है ना। बस यूं ही कॉस्ट नहीं निकल जाएगा, आप लोगों को पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कि कोई चीज़ बनाने के लिए हमको मटेरियल में कितना खर्चा करना है। दूसरे टॉपिक का नाम है आपका लेबर। लेबर ऐसा टॉपिक है जो सच्ची में लेबर पेन्स देता है। मैं आप किसी से भी पूछ लो, अगर आप ये टॉपिक सही से नहीं पढ़ोगे और इसको अगर आप इग्नोर कर दोगे तो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज हेडेक फॉर यू। तो ये टॉपिक हमारे लिए वन ऑफ द ट्रिकी टॉपिक्स होता है, बट विल मैनेज। तीसरा टॉपिक होता है आपका ओवरहेड्स। क्या टॉपिक होता है ये ओवरहेड्स। ओवरहेड भी ओवरहेड चला जाता है, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ बच्चों के। एक लेबर और एक ओवरहेड बहुत तकलीफ देता है अगर हम इस पर थोड़ी सी भी क्या कर देंगे इग्नोरेंस। ये आपको मैंने बताया, आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो उसके जितने भी टाइप ऑफ खर्चे हैं सब आपके क्या बनने वाले हैं, आगे जाके चैप्टर्स बनने वाले हैं। आपको दिखाऊं, बोलो आप। हाँ, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग। यार तुम तो प्रॉपर कॉस्टिंग के टर्म्स बोल रहे हो। चलो, सी विल सी हाउ योर पेन्स आर मेड। फिर हम एक एक टाइप का इसके अंदर कॉस्टिंग के एस्पेक्ट से, देखो एंटरटेनमेंट के एस्पेक्ट से वीडियो को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि कौन से टाइप ऑफ कॉस्ट हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करते आ रहे। ठीक है, करूँ प्ले। एक और बात, ये जो पेन है आपको पूरी मैंने फैक्ट्री जो एक्चुअली जैसे रेनॉल्ड्स वगैरह के बनते हैं वो नहीं दिखाया, क्योंकि उसके अंदर लेबर फोर्स बहुत कम इन्वॉल्व है। मेरे को आपको सारे टाइप ऑफ कॉस्ट दिखाना था, तो थोड़ा सा घरगुती टाइप्स पेन है। एक्चुअली घर में नहीं बना है, पर घरगुती टाइप्स पेन है। ये पेन्स बनाते हुए इनकी टेस्टिंग होती होगी क्या? कैसे एक एक इंसान बैठ के टेस्ट करता है? नहीं, पक्का? Believe it or not, this room is filled with pens. Each of these bags contain thousands of tiny polypropylene copolymer pellets. एक क्वेश्चन ना, मैं क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो दिखा रही हूँ, बोलना मत मैम बीच में क्यों पॉज कर रहे हो। मेरे को आपको ये वीडियो दिखाने का इंटेंशन, बहुत सारे क्वेश्चंस है। ये जो इतने सारे यहाँ पे दिख रहे थे आपको पोते थे, बराबर है, उसके अंदर मटेरियल भर रखा है क्या? ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। अब ये मटेरियल स्टोर करने के लिए भी खर्चा लगता है क्या? बस यूं ही कहीं पे भी स्टोर रख देंगे क्या? घर में रख सकते क्या? घर पे एक एक्स्ट्रा पसारा हो गया तो बाप रे मम्मी ऐसे करेगी, हमको इसके लिए भी जगह लगेगी। तो हम एक साथ बहुत सारा मटेरियल स्टोर करके रख सकते क्या? एक बार का ही खरीद लो, ऐसे कर सकते क्या हम? क्यों नहीं कर सकते? हमको उससे रिलेटेड खर्चा भी देखना पड़ेगा ना, वो जहाँ रख रहे अपन अपने पास उतनी जगह है क्या? दूसरा, उसके अंदर आप पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना। एक बारी में अगर आपने पूरा 1 साल का खर्चा कर दिया तो उसमें उतना पैसा भी गया है, वो पैसा आप वहाँ नहीं इन्वेस्ट करते तो उस पर आपको कुछ तो रिटर्न्स मिलता। फिर अपने को जैसे जैसे चाहिए अपन 3-3 महीने का भी बना सकते थे। तो मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमने कितना मटेरियल एक टाइम पे ऑर्डर करना चाहिए। दिस इज वन ऑफ योर बिगेस्ट, और ये कंपल्सरीली एक क्वेश्चन आता ही है इस पर। एक्चुअल टर्म नहीं बता रही हूँ मैं, उसका नाम नहीं बता रही हूँ अभी, मैं आपको सिर्फ उसके क्या बोलते पेट नेम्स बता रही हूँ, निक नेम्स बता रही हूँ कि आपने कितना मटेरियल ऑर्डर करना चाहिए। ये एक क्वेश्चन आने वाला है आपको मटेरियल कॉस्टिंग में। समझा प्लास्टिक को क्या बोलते हैं? पीपीसी, जिससे पेन्स बनते हैं, वो प्लास्टिक को, प्लास्टिक नहीं होता है अभी वो। चलो,
The pellets are fed into a large mixer, separated and measured into the perfect portions. क्या किया इधर उसने? सुना क्या तुमने कि सिर्फ देख रहे हो? ए यार ऐसे क्या कर रहे? क्या किया ये मशीन जो गोल गोल घूम रही थी? Pellets are fed मेल्ट नहीं किया? देखो into a large mixer, separated and measured into the perfect portions. अब सुना? एक्सेंट समझो, वेब सीरीज नहीं देखते क्या इंग्लिश वाली? उसको सेपरेट करे, देखो ग्रैन्यूल सब सेम साइज का नहीं होगा, इनके बहुत सारे चेक्स होते हैं, अभी सेम साइज के नहीं, उनके ग्रैन्यूल्स छोटे छोटे होने चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, मशीन सेपरेट कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, मेजर करेगा, एक पेन के लिए कितना लगेगा उतना एक एक करके वो मशीन बाहर निकालेगा। Phase 2 is injection, which begins with the pellets being poured into a giant यहाँ पे वो funnel प्लास्टिक known as डाल a रहा है hopper. अंदर। In some instances, they are actually vacuumed up through tubes and directly into the hopper, where they are measured and portioned for the injection process. The plastic pellets travel down the hopper. In some ये प्रोसेस समझिए, अभी क्या किया उसने, क्या किया? instances, they are actually vacuumed up through tubes. Resistant to staining अब and देखो। has a low moisture absorption rate. अब थोड़ा घूर के देखो उसको। The pellets are fed into a large mixer, separated and measured into the perfect portions. Phase 2 is injection, which begins with the pellets being poured into a giant funnel known as a hopper. क्या किया उसने, वो सारे ग्रैन्यूल्स को किसके अंदर डाल दिया, जो ग्रैन्यूल्स उसने सिलेक्ट कर लिए थे कोई पर्टिकुलर साइज के हैं, वो ग्रैन्यूल्स को मशीन में डाल दिया। क्या अब ये मशीन क्या कर रही है, मशीन उसको वो दिख रहा है पाइप छोटा सा, मशीन उसको मेल्ट करेगी और एक पेन के लिए जितना करेगा वो एक बार में फेंकेगी। देखो In some instances, Pipe के they are through। actually vacuumed up through tubes and directly into the hopper, where they are measured and दिख रहा? portioned for the injection process. The plastic pellets travel down the hopper and into the machine, where they're melted down and injected into mold in the shape of several pen bottles. सीधा शेप के साथ बाहर निकल गया। अभी ये पेन एक एक इंडिविजुअल पेन नहीं निकलता है, एक ऐसे एक मोल्ड होता है, एक बड़ा वाला मोल्ड, वो मोल्ड में एक साथ 10, 15, 20 डिपेंड्स कितनी, मैंने बोला ना थोड़ी घरगुती है तो इसमें 10-10 निकलते होंगे। ये अभी दूसरी वाली जो मशीन थी उसके अंदर क्या हो रहा था, वो मेल्ट हो रहा था और एक पेन के लिए जितना लग रहा था उतना वो एक बार में ट्यूब से जा रहा था। किसके अंदर जा रहा था, वो अंदर एक मोल्ड होता है उसके अंदर, और वो फ्रीज होने के बाद यहाँ से कैसे निकल रहे, एक बारी में 10-10 पेन करके निकल रहे। समझा क्या अभी ये प्रोसेस, क्या क्या इन्वॉल्व, क्या क्या लगा हमको इसके लिए, मशीनरी लगी, लेबर लगा ना, मशीन को कोई तो देखता होगा ना, और मटेरियल लग गया, ओवरहेड लग गए क्या, इलेक्ट्रिसिटी लगा होगा क्या, मशीनरी का खर्चा है क्या, attached to a plastic framework known as a runner. The process नोन एज ए रमन। अब देखो ये जो ऊपर नहीं क्या एक ऐसे स्लॉट था जिसमें सारे पेन्स लटक रहे थे, देखा ना वो, plastic pellets travel down the hopper and into the machine, where they're melted down दिखाती हूँ and रुको, injected into mold in the shape of ये देखो, ये दिख रही है ना वो जिसके साथ अटैच्ड है। अब क्या करेंगे, वो सारे पेन इससे डिटैच्ड हो जाएंगे, और ये जो ऊपर का प्लास्टिक है वो वापस से रीयूज होता है, क्योंकि वो उसी से बन रहा है ना, इसी के वापस से वो बैग में जाते हैं, मेल्ट होते हैं और ये वापस से यूज होते हैं पेन के लिए। of several pen bodies attached to a plastic framework known ये as a देखो runner. ये। The process is repeated for the pen caps, clutches, and interior barrel. अब ये प्रोसेस रिपीट होता है, मतलब अलग अलग मोल्ड्स होते हैं, एक पेन के लिए उसकी कैप के लिए भी रहता है क्या, जो अभी आपको दिखाया था, उसकी कैप के लिए भी अलग से एक मोल्ड Once होता the है। molds are removed from the frame, the runner can be ground ये down देखो। and turned back into already colored PPC color. दिखा ये क्या किया उसने, जो नहीं क्या ऊपर के वो लेफ्ट ओवर्स थे, वो लेफ्ट ओवर्स को वापस से यूज़ किया, क्या वापस से यूज़ करने वाला है वो मेल्ट करके। Which are used to make more pens. The metal tips at the end of your pens are called nibs. The nibs are attached to the plastic barrel of the ink refill via assembly line. Then the ink is injected into the cartridge. देखा कैसे वो हो रहा है, इंक कैसे भरी, देखिए ये जो अटैच्ड हो रहा है ना जिसके अंदर वो डिप जा रहा है, वो कार्ट्रिज होता है। कार्ट्रिज मतलब जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, इंक भरा हुआ है। फिर अब ये सारे निब्स को एक तो बीच में से क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। प्रेस क्यों कर रहा है वो मेरे को नहीं पता, मैं पेन मेकिंग कंपनी में काम नहीं की हूँ कभी, तो मैंने उसे रिसर्च नहीं किया है। पर आपको दिख रहा है कि वो बीच में प्रेस कर रहा है। एक काम करो, पीछे से 2 लाइट ऑफ करो। अभी बोल रहे जब मैंने स्क्रीन पे देखा। हाँ अब ठीक है। हाँ स्प्रिंग लगाने के लिए क्या, हाँ ये मेरे को नहीं पता था सच्ची। Metal tips at the end of your pens are अब called देखो। nibs. The nibs are attached to the plastic barrel of the ink refill via assembly line. देखा Then ये, the ink is injected into the cartridge through the tip and given a twist. Now comes the fun part, testing. These are multi-parameter. ये उसकी टेस्टिंग मशीन है। ऑब्वियसली कोई इंडिविजुअली बैठ के टेस्ट कर सकता है क्या, तो ऐसे टेस्ट होते हैं।
They are used to test the refill's affinity, wear rate, and amount of ink flow at various writing. ट्रेडिशनल मेथड भी कई जगह चलता है जो बहुत बड़े कंपनीज नहीं होती, क्योंकि पेन के बहुत ब्रांड्स हैं। आप वो ब्रांड्स में देखो जो बहुत सालों से है, जो इनिशियली छोटे छोटे क्या बोलते हैं घरगुती टाइप्स होते हैं ना, वो लोग काफ़ी बार टेस्टिंग हाथ से भी करते हैं। ज़रूरी नहीं हर टेस्टिंग मशीनरी से होंगे। मैं आपको बता रही हूँ लेबर का बहुत ह्यूज इन्वॉल्वमेंट होता है कोई भी इंडस्ट्री रहने दो। अभी ये टेस्टिंग मशीन देखी कैसी, उसके अंदर उन्होंने निब्स डाले हुए थे, वो ऑटोमेटिकली घूम रहा है क्या, 2 कलर चेक हो रहे, एक जगह ब्लू एक जगह ब्लैक। And they are mesmerizing to watch. Sometimes a little old-fashioned elbow grease is the best test. बोला था It's मैंने। time to get truly hands-on assembly. A technician places the ink chamber into the यहाँ पे बहुत बड़ा लेबर फोर्स लगता है उसको। ये निब जो है किसके अंदर डाला, पेन के अंदर डाला। सी बहुत सारे पेन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है वो टेक्नोलॉजी इसके लिए भी ला चुके हैं, क्योंकि अभी आप जो, मैं एग्जांपल रेनॉल्ड्स का नाम ले रही हूँ क्योंकि वो मेरे टाइम से पेन है तो आई नो इट वेरी वेल। जो रेनॉल्ड्स के पेन है, पार्कर के पेन है, ये बहुत ह्यूज चंक क्वान्टिटी में बनते हैं, राइट। तो इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये लेबर फोर्स ही बिठा रहे, इनके लिए भी वो मशीनरी ला चुके हैं। पर मैंने आपको बोला ना बहुत मुश्किल से ऐसा वीडियो ढूंढना पड़ा जिसके अंदर लेबर ज़्यादा दिखे, ताकि तुम लोग को समझे कि लेबर बहुत लेबर पेन देता है। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर इफ नॉट स्टडीड प्रॉपरली। slides on the spring, screws on the tip, and pops on the thrust tube and push button. Every इंस्पेक्शन नीडेड होता है क्या? ये पेन भी इंस्पेक्ट होते हैं क्या? जनरली इंस्पेक्शन खाने वाली चीज़ों का होता है ना, इनका भी इंस्पेक्शन होता है। ये 2-5 रुपए वाले पेन कैसे परवड़ता है यार कंपनी को? 2-5 रुपये, 2 रुपये का पेन मिलता है ना, 2 रुपये का या 5 रुपये का है वो, दैट यूज एंड थ्रो। हाँ मैंने बोला ना, हाँ मेरे को याद है मेरे टाइम तो वो 2 रुपये के होते थे पेन, अभी 5 रुपये के हो गए रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे परवड़ता है इतना 5 रुपये का पेन जब इतने ग्रैन्यूल्स भी लग रहे, इतने लोग भी लग रहे हैं, असेंबली के लिए किसी को बिठाया भी है, वो टेस्ट भी हो रहे हैं, इंस्पेक्ट भी हो रहे हैं। क्योंकि जनरली ऐसे बहुत कम हुआ होगा आपके साथ कि आप पेन खरीद रहे हो और वो चल रहा नहीं, बहुत कम हुआ होगा, 10 में से 1 बार, बहुत रेयरली होता है ये मतलब। और किसी भी चीज़ के साथ हो जाता है, स्पेशली पेन्स के साथ ऐसे नहीं होता है क्योंकि वो बहुत चंक में टेस्ट किए जाते हैं। अभी इनको इंस्पेक्शन भी, अब ये क्या इंस्पेक्ट कर रहा है अपन ऑलरेडी थोड़ी देर पहले देख चुके थे ना, टेस्ट कर चुके थे। व्हाट इज दिस इंस्पेक्शन? 2 अलग चीज़ें हैं क्या इंस्पेक्शन और टेस्टिंग? क्यों मैं बता रही हूँ 2 अलग कॉस्ट लगते हैं उसको, इसलिए। तो इंस्पेक्शन का कॉस्ट और टेस्टिंग का कॉस्ट क्या डिफरेंस है? ऐसे मत करो, वीडियो दिखाया मैंने, तुम लोग बोल दो यार। चलो लाइव स्ट्रीमिंग 1 2 3 4 जितने हैं लाइक पेन के एग्जाम्पल में बताओ। हाँ इंक लीक होना देखना है उसको। दूसरा वो ढक्कन चल रहा है या नहीं, मतलब तुमने वो तो डाल दिया स्प्रिंग के साथ, वो बटन दबाने पे बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी दिक्कत हो सकती है ना। इंस्पेक्शन इज द लास्ट क्वालिटी चेक। ये आप जो प्रोडक्ट सामने वाले को सेल करने से पहले या पैक करने से पहले जो स्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं हम? इंस्पेक्शन। कई बार हमको इंस्पेक्शन का खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाता है, या तो ख़राब मटेरियल अपन खरीद लेते तो अपने को उसको क्या करना पड़ता है? रेक्टिफाई करते बैठना। ये सारे एक एक टर्म्स ऑफ कॉस्ट हैं, आपको आने वाले ये थोड़ा टर्म्स ध्यान रखना। pen is inspected by hand to ensure quality control. देखा ना उसने इंस्पेक्शन में क्या किया? बंच एक साथ रखा था, ऐसे नीचे प्रेस किया तो वो कैप प्रेस हुआ होगा, निब बाहर आया। देखा कि तुमने? Spring, screws on the tip, and अभी pops देखो। on the thrust tube and push button. देखा, वो सिर्फ देख रहे हैं कि निब बाहर आ रहा है क्या। Inspected by hand to ensure quality control. If one isn't up to standard, it's cast aside. Nothing ये क्या किया? ये क्या किया? वो एक स्केल जैसे होता है ना, एक ऐसे रखा यहाँ पे और सबको एक साथ लगाया। अभी कोई पेन अगर ऊपर है मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हो गया ना उसमें, क्योंकि सारे पेन सेम मोल्ड से निकले, सेम निप है, सेम रिफिल है, तो सेम साइज के रहने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक जगह सब लाइन में लगाया, फिर उसको दिख रहा है जो ऊपर है उसको बाहर किया, मतलब उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। समझ रहे हो आप? एक छोटे सा पेन बनाने के लिए कितनी मेहनत है। अब इसे पेन मत घुमाना। but the best is accepted. Your pens are complete and ready to write. The shipping department wraps them in plastic, boxes them up, पैकिंग का खर्चा होता है क्या? पैकिंग का भी एक ह्यूज खर्चा होता है, डिपेंड्स आप क्या बेच रहे हो, लेकिन पैकिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंसिव मटेरियल। and ships them out to lucky customers all over the world. To really take these pens to the next level, logos and messages are printed onto the barrel or clip. Even the ink color could be custom. देखा कैसे किया? अभी कुछ हर पेन प्लेन नहीं होता है ना, सिर्फ अपना वो 2 रुपये वाला 2 रुपये वाला पेन प्लेन होता है। हर एक पे अपना खुद का ब्रांड लिखा होता है, राइट। वो ब्रांड कैसे लिखते हैं? एक प्रिंटिंग पेपर आता है जिसपे वो लोग ऑलरेडी छाप के रखते हैं कि उनको क्या लिखना है।
फिर वो आपके मशीन में इंजेक्ट करेंगे। thus transforming them from ordinary writing tools into brand-boosting promotional products. दिख रहा? An everyday household pen is a common item with a not-so-common origin. So the next time you sign a check or just jot down a grocery list, take a moment and appreciate all the hard वही बोल रही थी मैं, कितने मुश्किल से एक पेन बनता है, वो भी वही बोल रही है। work and technique that went into creating that handy little pen. समझा क्या 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 कॉस्ट होते हैं? एंटरटेनमेंट के अलावा हमने वीडियो से टाइप्स ऑफ कॉस्ट लिए क्या? मटेरियल होता है, लेबर फोर्स होता है, ओवरहेड्स होते हैं, ये तो तीन ठीक है, अभी तुमको बैठ गए दिमाग में। उसके अलावा पैकिंग का खर्चा होता है, टेस्टिंग का खर्चा होता है, इंस्पेक्शन का खर्चा होता है, राइट, मार्केटिंग का खर्चा होता है, क्योंकि वो जो लोगो प्रिंट कर रहा है तो खुद की मार्केटिंग के लिए ही कर रहा है ऑब्वियसली। मतलब तुम जो पेन यूज़ कर रहे हो तुमको पता रहना चाहिए। मेरे दिमाग में अगर रेनॉल्ड्स इतना बैठा है क्योंकि मैंने उसको ऑल ओवर माई स्कूल लाइफ यूज़ किया, दैट इज़ वाई आई नो कि इट इज़ वन ऑफ द गुड पेन, राइट। अच्छा, अभी आपको एस्पेक्ट समझ गए कॉस्टिंग के। किसी को यहाँ तक कोई सवाल है क्या? पेन मेकिंग में कोई डाउट है क्या? टेक्निकल डाउट तो मत पूछना, मैंने उसमें सच में काम नहीं किया है। नो डाउट, पक्का लाइव स्ट्रीमिंग। चलो अभी मैं आपको आपके सिर्फ टॉपिक्स बता देती हूँ क्या है, वो भी नॉट ईच एंड एवरी टॉपिक को हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मेरे को आपको बताना है कि आपके चैप्टर्स कैसे रहेंगे, कैसे दिखते हैं। अभी सबसे पहला होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है वो मैं थोड़ी देर से बताऊंगी, बस कुछ होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। उसके बाद आप पहले जो आपको फेमिलियर दिख रहा है क्या? कुछ फेमिलियर? कॉस्ट शीट क्या फेमिलियर है? अच्छा, वो तुम पिछले टाइम की बात कर रही हो। आज के लेक्चर से कुछ फेमिलियर दिख रहा है क्या? मटेरियल कॉस्टिंग, मटेरियल हमने अभी अभी देखा क्या? अच्छा, लेबर देखा क्या? ओवरहेड देखिए क्या? और इतना ही देखा आप लोगों ने? क्या होता है प्रोसेस? जो अभी हमने देखा ना, एक मशीन से निकल के दूसरी मशीन में जा रहा है, दूसरी मशीन से तीसरी मशीन में जा रहा है, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग होता है। वही तो हम समझते हैं कि एक मशीन में जब निकलता है, एक मशीन का खर्चा कितना, दूसरी मशीन का कितना, तीसरे का कितना, फिर सबको ऐड करो। बीच में कोई तो पेन छूट जाता है क्योंकि खराब हो जाता है, वो सारे खर्चों को ऐड करो, वो क्या बोलते हैं? प्रोसेस। और कोई नाम इसमें से आप समझ सकते हो कि हमने देखा, कुछ पढ़ा है इसके बारे में? रिकग्नाइजेबल है, मार्जिनल नहीं रिकग्नाइज कर पाओगे, स्टैंडर्ड नहीं रिकग्नाइज कर पाओगे, उनको पढ़ो भी मत तुम। बजट क्या होता है? देखो अभी, हाँ आई मिस्ड इट, बोलना अंदाज लगाना, करेक्ट है। अभी जो हमने आज की वीडियो में देखा, हमको क्या क्या समझा? एक मटेरियल वेरी ह्यूज टाइप ऑफ कॉस्ट है, एक लेबर बहुत ह्यूज टाइप ऑफ कॉस्ट है, एक ओवरहेड्स बहुत ह्यूज टाइप ऑफ कॉस्ट है, बराबर है क्या? प्रोसेस तो कुछ नहीं, यही सारे कॉस्ट का एडिशन होता है, तो मैं उसको इतना मेजर कॉस्ट नहीं मानती हूँ। आपके कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट विच वी विल प्रोसीड ऑन टू लिटिल लेटर। कॉस्ट शीट क्या होता है ना, जब आप सारे खर्चों को लाइन में लिखते हैं, आपका P&L पता है ना, अकाउंट्स में क्या करते? सारे खर्चे लिखते क्या उसमें और प्रॉफिट निकालते ना। वैसे ही कॉस्ट शीट भी एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट होता है। सिर्फ अभी मैंने आपको बोला अकाउंट्स अलग दुनिया का है, कॉस्टिंग अलग दुनिया का है, बराबर है क्या? तो अकाउंट्स का खुद का सेट कैसा होता है? P&L अकाउंट बनाओ और प्रॉफिट निकालो, राइट। तुमने कंपनी का P&L बनाया है क्या अभी तक? ऐसा नहीं होता है उसका, पता है कि अभी तक तुम टी फॉर्मेट ही बना रहे हो ना। चल ठीक है, फिर टी में ही रहते हैं। अभी कॉस्ट शीट इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑल कॉस्ट, मतलब अपने को जितने भी मटेरियल का खर्चा है, जितना भी लेबर का खर्चा और जितना भी ओवरहेड्स का खर्चा है, तीन ही खर्चे तो तीन ही टाइप के हैं। ओवरहेड्स में ही आपका पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग सब आने वाला है, तो खर्चे आपके मेजरली ये तीन टाइप के हैं। तो ये सारे खर्चों को क्या करते हैं हम? इधर एक साथ लिखते और यहाँ पे उनका टोटल लेते, फिर हम देखेंगे हमारा सेल्स कितना है और बचा हुआ बीच का फिगर क्या हो जाएगा आपका? प्रॉफिट। कॉस्ट शीट इज अ फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर। क्या है ये? फॉर्मेट बेस्ड। अगर आपको मटेरियल, अच्छा ये टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और यहाँ से हम बहुत मार्क्स निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको जनरली मटेरियल क्या कितना है दिया रहता है, सिर्फ थोड़ा एक दो एडजस्टमेंट रहेगा उसमें। लेबर का खर्चा दिया रहेगा, ओवरहेड्स का खर्चा दिया रहेगा, तुमको सिर्फ उसको सही जगह पे डालना है और आंसर निकालना है। तो उसके लिए बस आपको समझना पड़ेगा कि मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होता है, ओवरहेड्स क्या होता है। अभी क्लियर?
पक्का? तो अभी हमको एक और चीज समझ गई, वो है कॉस्ट शीट. जॉब बैच इज अ टाइप ऑफ कॉस्टिंग, इट इज नॉट अ कॉस्ट. ये कोई टाइप ऑफ कॉस्टिंग मतलब एक मेथड होता है एलोकेट करने का, तो वो अभी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट कॉन्ट्रैक्ट ये कुछ भी अभी फ़िलहाल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. बट ये आपका ब्रीफ इंडेक्स है. ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, मटेरियल, जॉब बैच, लेबर, ओवरहेड्स, इसमें से ना मैं आपको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ ना हर एक टॉपिक का वेटेज बता रही हूँ, क्योंकि वेटेज बताने से तुम किसी भी टॉपिक को बहुत तुच्छ मान लेते हो. अगर कोई तुमको 12 मार्क को दिख रहा है और कोई 4 ही मार्क को दिख रहा है तो ये क्या टॉपिक भी है क्या, कोई ऐसे कर लोगे. इसीलिए मैं अभी बता ही नहीं रही हूँ तुमको वेटेज क्या है. तुम्हारे लिए हर टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट? ठीक है. अभी हम आएंगे थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट में क्या डिफरेंस है. ठीक है, जो मेरा आपका सबसे पहला सवाल था. जनरली ये टॉपिक 2-3 दिन बाद समझने वाली चीज़ होती है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक आप दोनों का डिफरेंस नहीं समझोगे आपने आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. क्या मतलब? सिर्फ पैसा पैसा पैसा, कितना पैसा कमाया, कितना खर्चा हुआ, उतना आपने पोजीशन लिख लिया, असेट ज़्यादा है या लाइबिलिटीज़ है, क्या है, वो सब लिख दिया और ख़त्म किया. उसको आप क्या बोलोगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग देखो, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ एसर्टेनमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एसर्टेनमेंट? कंप्यूट करना है ना. मैं आपको बोल रही हूँ इसका कॉस्ट एसर्टेन करो, मतलब क्या निकालो? कॉस्ट कंप्यूट करके दो, बराबर है. ऑफ कॉस्ट टू कंट्रोल कॉस्ट. कॉस्ट कंट्रोल करना नेसेसरी है क्या? अगर कॉस्ट नहीं कंट्रोल करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा क्या? कॉस्टिंग पढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कॉस्ट कंट्रोल. बेसिकली कॉस्टिंग के अंदर आपको 2 चीज़ें पता रहनी चाहिए, अगर थोड़ा बहुत फाउंडेशन याद है तो. एक होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना, एक होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना. कॉस्ट को कंट्रोल करना मतलब क्या? हद के बाहर नहीं जाना चाहिए. हद के बाहर तो कुछ ही नहीं करना चाहिए, नॉट गुड. वह नहीं जानी चाहिए किसमें? शब्द का उपचारण ऐसे हो रहा है कि मैं कुछ और इमेजिन कर रही हूँ. अच्छा, भूख लगती है बहुत जोर से तो कंट्रोल करते हो क्या? अरे कभी तो किया होगा ना यार, ऐसे क्या कर रहे हैं? अभी इस मोमेंट पे तुमको भूख लगी है क्या? नहीं लगी है. ठीक है, अभी मैं ये सवाल जब करूंगी जब तुम्हारा लेक्चर आफ्टरनून में रहेगा और तुम सुबह से शाम तक बैठे और भूखे बैठे हो, तब मैं पूछूंगी. तो कुछ और कंट्रोल किया है क्या? अब तुम भूख को मना कर रहे हो यार. कुछ तो कंट्रोल किया मैंने, इसलिए अच्छा डिसेंट एग्जाम्पल लिया था. भूख कंट्रोल किए क्या? अब चुपचाप से हाँ बोलेंगे. चलो, आपने आपकी भूख कंट्रोल की है क्या? हाँ, वेरी गुड. आपने आपकी भूख रिड्यूस की है क्या? जो डाइट करते होंगे उनको पता है भूख रेट. 2 चीज़ें होती है. कोई चीज़ कंट्रोल करना इज अ टेम्परेरी थिंग. अभी आपको भूख लगी पर अभी आप फॉर सम रीज़न खा नहीं सकते हो, तो उसको फिलहाल के लिए क्या कर लो? कंट्रोल कर लो. जब यहाँ से निकलेंगे हम बहुत सारा खाएंगे. मतलब मैं जनरली कोशिश करती हूँ पूरा वीक कंट्रोल करने का, ज़्यादा नहीं खाना, और फिर वीकेंड आता है तो मैं छूट जाती हूँ. ऐसे होता है. कॉस्ट कंट्रोल करना जैसे भूख कंट्रोल करना, दिस इज अ वेरी टेम्परेरी थिंग. फॉर द मोमेंट, सिचुएशन के लिए आप क्या कर देते हो? वो कॉस्ट को कंट्रोल कर देते हो. फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉस्ट रिडक्शन इज अ परमानेंट थिंग. जैसे 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 मैं पहले एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, हाँ, मेरे डाइट पे मत आना. मैं पहले 2 रोटी खाती थी, अब मैंने उसको धीरे धीरे आदत बना के मैं 1 रोटी पे शिफ्ट हो गई हूँ. तो मैंने कॉस्ट कर यानी कि भूख कंट्रोल किया या भूख रिड्यूस कर दिया. दोनों का डिफरेंस समझ रहा है क्या अब आपको? इसलिए मैंने अच्छा एग्जाम्पल लिया था. भूख कंट्रोल ही नहीं किए बोले झूठे लोग. तो अभी आपके बिजनेस में 2 चीज़ें होती है. कई बार आपको कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ता है फॉर टेम्परेरी. लेट से उसी साल उसी प्रोडक्ट में आपको बहुत नुकसान होने लगा है, फिर आपने क्या सोचा कि हम टेम्परेरी इसका ना सोर्स चेंज कर देंगे. मतलब रॉ मटेरियल अगर हम A क्वालिटी का खरीदते थे, अब हम B क्वालिटी का खरीदते थे. टेम्परेरी इस बार के लिए करेंगे, हर बार नहीं करना है. इस बार क्या हो रहा है ना, बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो रहा है, तो थोड़ा हमको टेम्परेरीली स्ट्रैटेजी क्या करनी पड़ी? चेंज करनी पड़ी. कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है? हम ऐसा कोई स्ट्रैटेजी निकालेंगे जिससे हमारा लेट्स से पेन बनाने का कॉस्ट धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम ही हो जाएगा. तो एक कंपनी ने किस पे ज़्यादा, कौन सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए? कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन?
बोल सकते हो, मैं किसी को जज नहीं करूंगी, जो मन में बोलो। कंट्रोल वाले कोई है क्या? कोई नहीं है कंट्रोल का? हाँ, इधर कॉस्ट कंट्रोल की कोई है दूर दूर तक? सबसे दूर का पॉइंट कर्नाटका दिख रहा है मेरे को फिलहाल यहाँ। कोई नहीं कॉस्ट कंट्रोल, तुम सब कॉस्ट रिडक्शन में यू आर राइट। टेम्परेरी बेनिफिट्स के पीछे कभी जिंदगी में भागने ही नहीं चाहिए, वो टेम्परेरी सुकून देता है, फिर कुछ नहीं होता है उसका। यू शुड ऑलवेज लुक फॉर परमानेंट सोल्यूशंस। आप टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढोगे, आपको वो मोमेंट के लिए अच्छा लगेगा, उसके बाद क्या, राइट? तो इस तरह से रिलेट करो आपके कॉस्ट को। आपने फिलहाल के लिए कॉस्ट कम कर दिया, प्रॉफिट कमा लिया, अगले साल क्या है ना? तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, कॉस्ट रिडक्शन। कई बार लेकिन सिचुएशन बिजनेस ऐसा डिमांड करता है कि हम टेम्परेरी क्या कर लेते हैं, कॉस्ट कंट्रोल कर लेते हैं। तो आपको ये कॉस्टिंग इस सब्जेक्ट ही आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको समझेगा ही नहीं कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और करना क्या है आपके सिचुएशन में, राइट? तो आपको कॉस्टिंग क्या सिखाता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले कॉस्ट कंट्रोल करना है या रिड्यूस करना है, उसके लिए निकालना तो पड़ेगा ना कॉस्ट कितना है ना? तो सबसे पहला काम क्या है, एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, जो अपन करने वाले कॉस्ट शीट में करेंगे, मटेरियल में करेंगे, लेबर में करेंगे, ओवरहेड्स में करेंगे। 2, निकालते क्यों है अब ये कॉस्ट? हम दिखाने के लिए, क्या दिखावा किसका काम है, अकाउंट्स का, उसको दिखाना पड़ता है ना, शेयर होल्डर्स को दिखाना पड़ता है, इन्वेस्टर्स को दिखाना पड़ता है, सबको दिखाना पड़ता है। तो जो शो ऑफ वाला काम है, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए बनता है, लोगों के लिए, ये तुम्हारे बिजनेस के लिए बनता ही नहीं है। दिस इज नॉट एन इंटरनल कंट्रोल। आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ इसीलिए बनता है क्योंकि टैक्स ऑडिट का रिक्वायरमेंट है, इनकम टैक्स का रिक्वायरमेंट है, हर पब्लिक कंपनी को उसका जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को वो देखना होता है, शेयर होल्डर्स को देखना होता है। तो ये सब ज़बरदस्ती का मामला है, क्योंकि इधर आपने देखा होगा तो हम थोड़ी विंडो ड्रेसिंग भी कर देते हैं, है ना? अभी आप जब थोड़ा सा आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपको समझेगा इधर का उधर, उधर का इधर, थोड़ा बहुत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये लोगों को दिखाना है ना, और जो चीज़ हम दिखाने के लिए करते हैं वो हम और अच्छी करते हैं क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग हमको किसी को दिखाने के लिए करना है क्या? हमको वो खुद के बिजनेस के लिए करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग का रिक्वायरमेंट ऑफकोर्स इसका भी खुद का होता है, जैसे आपको टैक्स ऑडिट से रिक्वायरमेंट होता है कि आप लोग सारे आपके बैलेंस शीट पीएनएल बता दो, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, बट वो बहुत टर्नओवर क्रॉस होने के बाद है, वो अलग चीज़ है। कॉस्ट अकाउंटिंग हम किसके लिए करते हैं, इंटरनल स्ट्रैटेजी टू चेक कि हमारा बिजनेस सही चल रहा है क्या, हमने कुछ चेंज करना चाहिए क्या। एक सेल्फ असेसमेंट होता है, घर वाले हमको बिठा के तू ऐसा गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो दूसरे लोग बोल रहे हैं, खुद हमको समझ रहा है क्या? ये इंटरनल असेसमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, आपको कस्टमर बोलेगा कि तू तेरा कॉस्ट कम कर दे, वो बोलेगा उसके फायदे के लिए, उसका बोलने का मतलब है तू तेरा प्रॉफिट कम कर दे। अगर हमको कॉस्ट कम करना है तो हमको क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, फिर उसको क्या करें हम, कॉस्ट कंट्रोल करें या कॉस्ट रिड्यूस करें, ये सारे आपको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, टू टेक डिसीजंस। आपको डिसीजंस लेने होते हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है, बंद करना है, कितना बनाना है, कहाँ से रॉ मटेरियल ले, कितने का रॉ मटेरियल ले, कब ऑर्डर करना है, रॉ मटेरियल कितने क्वांटिटी खत्म होने की आई तब ऑर्डर करना है, ऐसे बहुत सारे डिसीजंस है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग, जिसमें आप लोग ऑलरेडी बहुत बुरे हो, एक छोटा डिसीजन भी खुद नहीं लेते, उसके लिए भी आपको आपकी बाजू वाली फ्रेंड या बाजू वाला फ्रेंड लगता है, उसको क्या रिप्लाई करूँ। अभी यहाँ पे हमको सारी चीज़ें वो ओवरकम करनी है, हमको सीखना है ये चैप्टर के अंदर या ये सब्जेक्ट के अंदर कि हम अलग अलग डिसीजंस कैसे लें, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में बोलो कि वैसे ही आएंगे, आपको पूरा क्वेश्चन दे देंगे, हमने इससे मटेरियल ऑर्डर करना चाहिए क्या, हमने मटेरियल कब ऑर्डर करना चाहिए, या हमने इसका पैसा कम करना चाहिए क्या, उसको कितना बोनस देना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हर बार आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये डिसीजन का आंसर, सही आंसर तो एक ही होता है। तुम बोलोगे जितने लोग हैं उनके अपने डिसीजन है, पर सही आंसर तो एक ही रहेगा। तो अगर मार्क्स चाहिए हमको तो सही डिसीजन लेना पड़ेगा। अब अकाउंट्स में इट क्लासिफाइज रिकॉर्ड्स, प्रेजेंट्स एंड इंटरप्रेट्स ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। वो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में देखता है कि आपके रिकॉर्ड्स कैसे है, प्रेजेंट करता है मतलब बैलेंस शीट बनाता है, पीएनएल बनाता है, और इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करना मतलब कि आपकी बैलेंस शीट की स्थिति कैसी है, आप डूबने वाले हो या आप और आगे बढ़ने वाले हो, राइट। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में आओ, इट क्लासिफाइज रिकॉर्ड्स, प्रेजेंट्स एंड इंटरप्रेट्स। ये भी तो सेम चीज कर रहा है ना जो ये कर रहा है ना, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। किसको क्लासिफाई करता है या किसको प्रेजेंट करता है, वो मटेरियल, लेबर एंड
ओवरहेड को, उसको बाकी से मतलब ही नहीं हो, वो फाइनेंशियल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट का खर्चा, कि तुम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग को उससे लेना देना ही नहीं। वो मटेरियल में आता है क्या, लेबर में आता है क्या, ओवरहेड का मतलब होता है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसमें आता है क्या, नहीं, तो वो कॉस्ट शीट में भी नहीं आएगा। इसलिए मैंने बोला है दोनों अलग अलग होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब आप पीएनएल बनाते हो तो टू इंटरेस्ट करके डेबिट करते हो ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में कहीं पे भी टू इंटरेस्ट, ये वर्ड ही मतलब ये हम क्या बोलते हैं, अनटचेबल है हमारे प्लैनेट के अंदर, हम उसको आने ही नहीं दे सकते। इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट, बैड डेट्स, ये चीजें कॉस्टिंग में नहीं चलती है, दे आर नॉट अलाउड। इट रिकॉर्ड्स हिस्टोरिकल डेटा, फाइनेंशियल अकाउंट्स हिस्टोरिकल डेटा रिकॉर्ड करता है, प्रीवियस ईयर का डेटा रिकॉर्ड करता है। ये क्या करेगा, इट रिकॉर्ड्स एंड प्रेजेंट्स एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड यानी जो हमने फोरकास्ट करके रखा है फ्यूचर के लिए, बजटेड डेटा। इट मेक्स यूज ऑफ बोथ, यूज दोनों को करता है, जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट को भी यूज करता है और प्री डिटरमाइंड यानी हमने जो पहले से सोच के रखा है। हिस्टोरिकल और प्री डिटरमाइंड में क्या डिफरेंस है, हिस्टोरिकल हो चुका है ना, फैक्ट हैज हैपेंड, अकर्ड, और प्री डिटरमाइंड मतलब हम सोच के रख रहे कि शायद इसका खर्चा इतना होगा, राइट, ठीक है। ये कौन यूज करता है, ये सिर्फ मैंने आपको बोला दिखावे के लिए बनता है। एक्सटर्नल यूजेस लाइक शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, ये अपने खुद के लिए बनता है, ये अपना है, किसके लिए बनता है, हमारे खुद के लिए। ये सब जाके अभी अकाउंट से मत बड़बड़ कर देना, ये हमारी कॉस्टिंग की चीज़ है, इट हैज टू बी कीप केप्ट प्राइवेट। यूज्ड बाय इंटरनल मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल, ये सिर्फ इंटरनल मैनेजर्स के लिए बनता है, ये पब्लिश होने के लिए नहीं बनता है, ज़बरदस्ती का मामला नहीं है। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, इट शोज प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या बताता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में या तो कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताता होगा, मटेरियल कितना, लेबर कितना, ओवरहेड कितना, और तुम लोग भी बोल सकते हैं, हाँ तो कोई नहीं, रीड कर लो दो। इट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर किसका, ऑफ ईच प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप 10 प्रोडक्ट बना रहे हो, ऐसी कोई कंपनी पता है जो बहुत प्रोडक्ट बनाती है, सिर्फ खाना जानते हो, भुक्कड़ो। नेस्ले क्या क्या बनाती है, कॉफी, हाँ, अरे मैं नेस्ले क्या क्या बनाती है, तो अभी तो एडिडास, अभी तुमने एग्जाम्पल ले दिया, अभी नेस्ले पे आ जाओ। नेस्ले क्या क्या बनाती है, कॉफी, चॉकलेट्स, मिल्क पाउडर, बराबर है क्या, मैगी बना, पता है ना मैगी कहाँ का ओरिजिन है, नेस्ले का, इतना तो हम जानते हैं ना। तो ये सारी चीजें नेस्ले बनाती है, तो नेस्ले को ओवरऑल प्रॉफिट से मतलब है क्या, मतलब है दिखाने के लिए ना कि हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। हमको, हम अभी कौन है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो हमको क्या देखना है यहाँ पे कि ईच प्रोडक्ट, यानी कि मैगी इंडिविजुअली प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं, तो पता चला कॉफी प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा है और मैगी प्रॉफिट कमाई जा रही है, तो तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा ना कॉफी को लेके कुछ। तो इंडिविजुअली ईच प्रोडक्ट या ईच प्रोसेस या ईच जॉब जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, समझाइए। दे आर प्रिपेयर्ड फॉर अ डेफिनाइट पीरियड, यूजुअली अ ईयर, हर साल में एक बार बनाना ही पड़ता है ना, 1.5 साल में बना सकते हैं क्या, 6 महीने में बनती है, लेकिन वो जिनको रिक्वायरमेंट्स होती है, उतनी बड़ी कंपनीज को ही एक क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट होती है, हर 6 महीने में उनका कैश फ्लो प्रेजेंट करो, हर 6 महीने में उनका पीएनएल प्रेजेंट करो, 6 महीने के बैलेंस शीट। आप लोगों ने कभी थोड़ा बहुत गूगल पे मनी कंट्रोल वगैरह देखा है ना, तो उनकी बैलेंस शीट देखी है क्या, 6 मंथ्स की भी पब्लिश्ड होती है, वो टर्नओवर के बाद। लेकिन अभी अपनी छोटी सी कंपनी, अपने को कोई नहीं बोलेगा 6 महीने में दे, साल में भी कोई नहीं मांगेगा हमसे। तो दे आर प्रिपेयर्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ये अपने खुद के लिए बन रही है ना, तो हमको जब ज़रूरत पड़ेगी, हमको जब रियलाइज होगा या ऐसे लग रहा है कि अब हमने कॉस्ट देख लेना चाहिए, हम तब बना लेंगे, हमारी मर्जी। A set format is used for presenting financial information. Is it? Asset इस साइड, liabilities इस साइड कर सकते हैं क्या? फॉर्मेट फिक्स्ड है ना, उसको हिला सकते हो क्या आप? नहीं। यहाँ पे कोई सेट फॉर्मेट नहीं है कि यहाँ पे यही पहले होना चाहिए, वही बाद में होना चाहिए। यहाँ पे आपकी मनमर्जी से आपको जैसे कैलकुलेट करना है वैसे कैलकुलेट करो, एक्सेप्ट फॉर कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट इज अ स्टैंडर्ड, उसके अंदर आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करना है बस। आपको दोनों में डिफरेंस समझ गया?
अब आपको इज्जत आई कॉस्टिंग के लिए थोड़ी, क्योंकि कॉस्टिंग की इज्जत ही नहीं करोगे तो तुम उसको मन से पढ़ोगे ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा एक लेक्चर से तुमको रियलाइज करवाती हूँ कि सब्जेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तुम उसको फील कर सकते हो, कि जब तक जानोगे नहीं फील भी नहीं करोगे। लिख लो, चलो, यू हैव टू राइट दिस डिफरेंशिएशन। एक सेकेंड ना। सो अभी हम मेथोडोलॉजी देखते हैं किसकी, हम कैसे पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बोला है ऑलरेडी, मैं वापस से रिपीट करूँ, हमको कितने नोटबुक्स लगेंगे? 2। ये लिखना है आपको कि जब आप लिखोगे और जब आप नहीं लाओगे तो मेरे पास रिटन प्रूफ रहेगा कि तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। तो यू हैव टू राइट इट डाउन। कहाँ पे लिखोगे ये? आपके नोटबुक्स नहीं लाए हो क्या आज? एनीवन न्यू स्टूडेंट जिसके पास न्यू नोटबुक नहीं है? देखो, हाँ, अभी तुम नहीं बताओगे, मैं चक्कर मारूंगी थोड़ी देर में। लाइव स्ट्रीमिंग तुम लोग भी 2 नोटबुक लेके बैठो। मेरे पास अपने कंट्रोल्स है चेक करने के लिए, तुम बस 2 नोटबुक लेके बैठो। अब व्हाट डू वी नीड? सबसे पहले हमको लगेगी एक क्लास वर्क की नोटबुक कंपल्सरीली। अब एक बात समझो, हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की 2 नोटबुक लगती है आपको यहाँ पे। तो आपका जो पहला वाला बुक है उसके ऊपर ऐसे बड़ा स्टिकर लगेगा। स्टिकर अभी ऐसे मत करो, खर्चा होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पीछे का पेज होता है ना, उसको ऐसे फाड़ देना और उस पर लगा देना। उस पर स्टिकर, खुद का नाम रहेगा बड़े में, और बड़ा स्टिकर चाहिए मेरे को। इट शुड कवर द ब्रेड्थ ऑफ द बुक। खुद का क्या रखेंगे? नाम। स्टिकर मतलब कोई भी प्लेन पेपर चिपका दो सेलो टेप के साथ यार। स्टिकर का मतलब लिटरल स्टिकर मत लो जो बच्चों की बुक्स पे लगता है, वो वाला स्टिकर नहीं चाहिए मेरे को। यहाँ पे आप क्या क्या लिखा रहेगा? नाम, यहाँ पे लिखा रहेगा कॉस्टिंग का बुक, और यहाँ पे लिखा रहेगा क्लास वर्क। 3 लाइन में डालना है, 3 लाइन में डालो, अच्छा चाहिए वो। लेकिन टेम्परेरी मत चिपकाओ। स्टिकर के बिना बुक रहेगी तो तुम क्लास के बाहर रहेंगे। दूसरी बुक रहेगी आपकी होमवर्क बुक। देखो ये बुक्स का इंपॉर्टेंस क्या है वो मेरे को ही मेरा पता है, तो कोई लाइटली नहीं लेगा। बहुत नेसेसरी है क्लास वर्क और होमवर्क बुक। इसीलिए मेरे को बच्चों जैसे तुमको ये लिखा के देना पड़ रहा है कि आपको ये कैरी करना ही पड़ेगा। आपको पास होना है ना सब्जेक्ट में, फिर जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे हम पास नहीं, अच्छे मार्क्स भी लाएंगे, लेकिन उसके लिए तुमको थोड़ा फॉलो भी करना पड़ेगा। होमवर्क बुक पे सेम लिखा रहेगा आपका नाम, कॉस्टिंग, होमवर्क बुक। ये 2 नोटबुक हमको लगेंगे। मैं कौन सी बुक देने वाली हूँ मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम तुम्हारे साइड का काम खत्म करो। तीसरा, तुम लोगों को कंपल्सरी लगेगा क्लास में कैल्सी। कैल्सी के बिना कॉस्टिंग के क्लास को आने का नहीं, फ़ोन में यूज़ करने का नहीं। कंपल्सरीली कैलकुलेटर, और कोशिश करो अभी जो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो वही एग्जाम, मतलब अभी आप यूज़ कर रहे हो जो हाथ में आया वो उठा लिया, ऐसे मत करो। एक कैल्सी मेंटेन करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्ज़ाम में हमको ऐसे मुड़ने का भी टाइम नहीं होता है। तो उसमें अगर आप कोई दूसरा कैल्सी यूज़ कर रहे हो, हमको तो बटन से ढूंढने पड़ रहे हैं, ऐसी नौबत मत लाना। तो एक कैल्सी फिक्स करो। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मेरे फाउंडेशन का कैल्सी मेरे फाइनल तक था, एक ही बार बीच में टूटा है वो, लेकिन मैंने दूसरा खरीदा, सेम मॉडल खरीदा। आई यूज दैट टैबलेट। इतना बड़ा नहीं क्या आता है कैलकुलेटर, बेस्ट कैलकुलेटर नंबर से ढूंढने नहीं पड़ते नंबर, उसके अंदर से मेरे को लगता है पॉप करके नंबर दिखते हैं वो बाहर। इतना बड़ा होता है जिसका स्क्रीन थोड़ा ऊपर होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कैलकुलेटर, वो तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे फ्लिप मोड पे होता है। एग्जाम्पल ऐसा वाला कैल्सी भी होता है कैसियो का, वैसे वाले की बात नहीं कर रही मैं। एक प्लेन बड़ा कैलकुलेटर था, सिर्फ स्क्रीन उसकी थोड़ी ऊपर रहती है पॉपअप करके, बहुत बड़ा होता है, आराम से नंबर्स दिखते हैं उस पर। लेकिन ज़रूरी नहीं तुम वही लो, मैं अपनी बात कर रही थी। पर मैंने एक कैलकुलेटर वो महंगा आता था, तो मैं बहुत संभाल के रखा है। मेरा फाउंडेशन और इंटर उससे ही चला, फाइनल में मेरे को नया लग गया था। अभी तुम लोग जो कैल्सी यूज़ कर रहे हो वही तुमको फॉरएवर लगने वाला है। कैलकुलेटर थोड़ा अच्छा लेना, थोड़े सा उस पर पैसा इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि उसको आपको टिकाना है। हर 2 महीने में नया खरीद रहे हो, हर 2 महीने में नया खरीद रहे हो। अभी आप बच्चे नहीं हो फाउंडेशन के, एक कैल्सी लो, अच्छा लो। फंकी कैलकुलेटर मत लेना, थोड़ा ब्रांड देख के लेना, नहीं तो वाइट और पिंक कलर के अभी कुछ भी कैलकुलेटर मिलते हैं। थोड़ा सा कलर पे मत जाना, कैलकुलेटर है, हमको उससे मार्क्स चाहिए, इन्वेस्ट करना उस पर। दूसरा, आई विल नीड 2 कलर पेन। तुमको मल्टी कलर लॉक के लिए तो एनीवेज बोला वही है, तो तुम वही पेन रखोगे तो भी चलेगा। मेरे को तुमको कलरफुल नोट्स नहीं लिखवाने हैं। 2 कलर इसलिए होते हैं क्योंकि कोई एडजस्टमेंट है जिसको तुमको क्या करके रखना है, मार्क करके रखना है। उसके लिए हमको ये लगेगा, और हमको एक लगेगा हाइलाइटर। ये आपकी सामग्री है,
ये सामग्री के बिना आप कॉस्टिंग में नहीं आ सकते हो, और आए तो आप गए, मेरे को पता है कैसे चेक करना है, तो तुम वो टेंशन मतलब मैम रोज़ रोज़ थोड़ी चेक करेगी, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तुम लोग कोई भी चीज़ अगर नहीं लाओगे तो तुम्हारा नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। हमको एक नोटबुक लगेगी क्लास वर्क, आई होप आज तो आप लोग 2 नोटबुक लाए रहेंगे, तुमको प्री वार्निंग मिली थी, वो भी सर से मिल गई थी, तो मेरे को इतना टेंशन नहीं है उसका। बस कैलकुलेटर अपना, 2 कलर का पेन और एक हाइलाइटर रखना। स्टिकी नोट्स वगैरह की मेरे को ऐसा नीड नहीं है, तुमको अगर आदत है यूज़ करने की तो तुम कर सकते हो। पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि वो कहीं उड़ के चले जाते हैं जब तक तुम्हारी एग्जाम होती है, वो उतना स्टिक रहते ही नहीं, वो उससे अच्छा तुम अपनी टेक्स्ट बुक में ही कहीं तो लिखो, ऐसा मेरा आइडियोलॉजी है। तुम अगर उसको संभाल सकते हो तो तुम यूज़ कर सकते हो, वो कंपल्शन नहीं है, वो ऑप्शनल है, अप टू योर कन्वीनियंस। अभी हमको वो चीज़ अवॉइड क्या करनी है, एक बात समझो, पेंसिल यूज़ करोगे फॉर्मेट के लिए, अभी मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, आप पेंसिल का यूज़, स्केल का यूज़ धीरे धीरे कम करो। अगर करना चाहिए तो फटाफट करो, आप इतना मेजर करके ड्रॉ करोगे जो हमको जनरली आदत होती है, 2 कलर यूज़ करेंगे, ये सब चाहिए ही नहीं। नोटबुक में मेरे को एक ही कलर चाहिए, क्योंकि हमको अभी आप जो आदत डालोगे वो इवेंचुअली आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है और एग्जाम में लगने वाली है। एग्जाम में इतना अलाउड है ना, इतना टाइम है 2 कलर यूज़ करने का। ये मैंने आपको दूसरा कलर मंगाया क्यों है, फिर आपकी क्वेश्चन बुक के लिए। हाइलाइटर मंगाया क्यों है, आपके क्वेश्चन बुक के लिए। या तो सोल्यूशन में ऐसा कुछ हमको एडजस्टमेंट हाईलाइट करके रखनी है, जैसे वो सम एग्जैक्टली सेम सम है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों में सब कुछ सेम है, बस वो एक ही एडजस्टमेंट अलग है, तो आपको सिर्फ उतना ही हाईलाइट करके रखना है ना, तो आपको समझ आ जाएगा। हाइलाइटर हमारे किसके लिए है, पढ़ाई करने के लिए, वो हमको डेकोरेशन के लिए नहीं है। तो कोई डेकोरेटिव आइटम कॉस्टिंग में रखो मत, कोई भी सब्जेक्ट में मत रखो। सर ने भी तुम लोगों को कलर पेन इसीलिए बोले रहे क्योंकि वो कुछ अलग अलग कलर स्कीम से मार्क करवाएंगे तुमको। तो ये चीज़ें आप लोग कंपलसरी रखेंगे कल से, नॉट टुडे, अभी आज, क्योंकि मैंने आज अनाउंस की हूँ, तो कल से मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आपके पास रहेगा। हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी, एक आप पढ़ोगे मेरे साथ, ऑफ कोर्स हम क्लास में जब पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, आज अपन ने कोई कॉन्सेप्ट कर लिया। मेरी एक कॉन्सेप्ट बुक होती है बिल्डिंग ब्लॉक्स करके, जिसमें आपके सारे कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आज हमने 1-2 ब्लॉक किए, उसमें से बिल्डिंग ब्लॉक समझते हो ना, बच्चों के खेलने के ब्लॉक्स होते हैं, वो ब्लॉक्स बना के एक बड़ी बिल्डिंग बनती है। तो वैसे ही वो बुक है, वो बुक का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर वो बुक आप एक एक ब्लॉक कंपाइल करोगे तब जाके आपके चैप्टर फ्रेम होंगे। तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स हमने एग्जाम्पल के लिए 1 ब्लॉक पढ़ा, 2 ब्लॉक पढ़ा, 3 ब्लॉक पढ़ा। उस पर आज मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 कराया, 2 कराया और 3 कराया। अब आपने ये मेरे साथ किया है ना, अब आपको घर जाके क्या करना है, इसीलिए मैंने होमवर्क बुक रखवाई है, क्योंकि सब बोलेंगे हाँ हमने तो कर लिया, फिर जब टेस्ट लोगे सब दिख गया कितना कर लिया। तो आपको क्या करना है, वही सम, कोई ब्लॉक लिखना नहीं है, थ्योरी लिखना नहीं है, वही सम आपको क्या करना है वापस से होमवर्क में। मैं चाहती नहीं हूँ कि आप 10 कलर यूज़ करो, इसको कलरफुल बनाओ। आई जस्ट वॉन्ट कि जो सम हमने क्लास वर्क में किया है वही सम आप वापस से कहाँ पे करोगे, आपके होमवर्क में, एग्जैक्टली सेम सम, ठीक है। उसके अलावा जितने सम्स किए सब मैं आपको रोज़ के होमवर्क अनाउंस करूँगी ही नहीं कि आज का होमवर्क क्या है। तुमको अब समझ गए होमवर्क क्या है, जितने हम क्लास में सम करते हैं उतने हमको क्या करना है घर जाके। क्या दोनों बुक रोज़ कैरी करनी है, क्या दोनों बुक रोज़ कैरी करनी है, क्लास वर्क भी कैरी करनी है, होमवर्क भी कैरी करनी है। अब वो मत रोना कि बहुत बुक से वजन है, पॉसिबल नहीं है, वो सब अभी तुम लोग यार बच्चे नहीं हो, मैनेज करो अपने हिसाब से, 2 बैग लेके आओ, जो करना है करो। मेरे को दोनों बुक्स मेरी चाहिए रोज़, वो भी क्योंकि किसी भी दिन चेक कर सकती ना, अब वो अनाउंस करके थोड़ी चेक होगा, वो अनाउंस करके चेक होगा तो क्या फ़ायदा बुक का। उसके अलावा मैं आपको देती हूँ कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 कर लिया, 3 जैसे मेरे को पता है सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4, तो मैं आपको बोलूँगी 4 करके आओ। एक तो अगर मैं होमवर्क दे रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं दूसरे दिन क्लास में नहीं कराऊंगी, या तो दूसरे दिन क्लास में या चैप्टर एंड में मैं सारे होमवर्क डिस्कस करती चूँ। तो आपको दे दिया इसका मतलब सिर्फ आप ही को नहीं दे दिया, वो इंप्रेशन हटा दो, हम उसको डिस्कस करने ही वाले, वो आंसर आपको यहाँ दिखने ही वाला है। लेकिन जब मैं आपको होमवर्क करने के लिए दे रही हूँ तो वो सम आप किस में करने वाले हो, होमवर्क बुक में। देखो आप एक बात समझो, आपको एक बुक कंप्लीट रखनी पड़ेगी ना जिसमें क्लास वर्क होमवर्क सारे सम्स है, तो वो सम आप कोशिश करके किस में करेंगे, क्लास वर्क में। क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपकी एक बुक तो ऐसी चाहिए ना जो पूरी कंप्लीट होना है, तो आधे सम्स इसमें आधे सम्स इसमें, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको वो चीज़ होमवर्क में करनी है, आप होमवर्क में करो, एक बुक बस ठीक से मेंटेन करो,
जिसके अंदर आपको सारे सम्स मिलेंगे। ऐसी एक बुक चाहिए, नहीं तो किसी दिन आपने वो होमवर्क इसमें कर लिया, किसी दिन ये इसमें कर लिया, तो जब आप पढ़ाई के लिए बैठोगे तो आपको सारे सम्स एक जगह पे लगेंगे ना, फिर ढूंढो ये सम किसके अंदर है, वो सम किसके अंदर है, वो सब पॉसिबल नहीं है और वो सब करो भी मत। एक बुक डिसाइड करो और वो बुक में आप सारे सम्स करो वापस से। मेरे को ऐसे लगता है कि आप उसको क्लास वर्क में करके आओ। क्यों? क्योंकि फिर हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करने के बाद हो सकता है आपकी गलती हो गई तो आप उसको वापस से सॉल्व करेंगे ना एक बार, तो फिर आप उसको कहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, फिर होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, उसको वही जो एक्स्ट्रा सम्स देती हूँ मैं उसको आप क्लास वर्क में एक बार सॉल्व कर लेना। उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करने ही वाले हैं। किसी को और कोई डाउट है क्या? कोई सवाल नहीं है? ऐसे आज कुछ ऐसा था नहीं जिसमें सवाल आने चाहिए, बट इन जनरल अगर कोई क्वेश्चंस ये है, हाँ मैं पढ़ रही हूँ, मुझे को पता है तुम्हारे कैसे चेक करना है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आई एम यूज टू लाइव स्ट्रीमिंग। आई अनाउंस कि आपके कैसे चेक करेंगे, बस मैं अभी प्री हैंड अनाउंस करके नहीं रख रही हूँ, जिस दिन होमवर्क रहेगा उस दिन अनाउंस करूँगी। यू गाइज मेक श्योर कि तुम तुम्हारा होमवर्क कर रहे हो। आई हैव कंट्रोल्स टू चेक, यू डोंट वरी एट ऑल। बस आप लोग को होमवर्क करना है, फिर किसी दिन मैं डायरेक्टली चेक कर लूँगी एंड आपका पता चला होमवर्क ही नहीं हुआ है। तो लाइव स्ट्रीमिंग आपका भी होमवर्क चेक होने वाले। सेंटर्स आपका होमवर्क सेंटर वाले चेक कर पाएंगे, मैं वो चेक नहीं कर पाऊंगी। लाइव स्ट्रीमिंग तुम्हारा होमवर्क मैं चेक करूँगी। सेंटर पे जो होते हैं वही आपके होमवर्क बुक, जैसे मैं इनका चेक करूँगी वो आपका चेक करेंगे, तो हम उसी तरह से कम्युनिकेट करेंगे। हाँ नहीं मैं, हाँ आई नो। कॉस्टिंग कितने मार्क्स का है आपको ये नहीं पता है ना? मैं बताने भी नहीं, मैंने आपको बोला ना मैं मार्क्स वेटेज आज डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का है, कैसा आपका पेपर पैटर्न होता है, ये सब आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। इट इज़ टू अर्ली टू डिस्कस। फर्स्ट दिन पे यार आपको पता ही नहीं कॉस्टिंग क्या और आप उसको लगे जज कर रहे हो कितने मार्क्स को आता है, वो कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो बहुत गलत बात है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट समझना ज़रूरी है, उसके कितने एस्पेक्ट्स है वो समझो। अभी तक मैं टॉपिक चालू भी नहीं की हूँ, तो अभी मैं आपको प्री हैंड वो बताने ही नहीं वाली हूँ कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क का है। तो डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। तुम लोग को कोई क्वेश्चन है? नहीं? पक्का? कल हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कॉस्ट। और ये जो मैं आपके बेसिक्स ले रही हूँ ना, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। आपको थियोरी आता है कॉस्टिंग में, एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क का एक क्वेश्चन नहीं, एक होल क्वेश्चन थियोरी का आता है। तो वो थियोरी में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके अंदर ये बेसिक्स भी आएंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन लिया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। दिस इज़ वन ऑफ द थियोरी वाला टॉपिक। तो जो मैं अभी आपको बेसिक्स ले रही हूँ उसको ईजी मत लेना, ये हम जो लिख रहे हैं आपके थियोरी क्वेश्चंस में आते हैं, राइट। तो कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। श्योर? आज कोई डाउट नहीं है? वाइंड अप कर दूँ? चलो बाय बाय। हाँ चलो बोलो सुन रही हूँ।